आर्यन नाम का एक 26 साल का लड़का था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहां पर उसकी मंथली सैलरी 35,000 रुपए थी, जो भारत के अंदर एक अच्छी खासी इनकम मानी जाती है। और आर्यन भी अपनी इस इनकम से काफी खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता था कि यह एक प्राइवेट कंपनी है और यह कंपनी डिग्री से ज्यादा टैलेंट को प्रायोरिटी देती है। जहाँ कल को अगर कोई ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय उनको मिल जाता है तो वह पुराने एम्प्लॉयज को निकालने से पहले सोचते नहीं है। इसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है जहाँ से उसको 1 रुपए की भी कमाई हो रही हो। आर्यन का वहाँ पर एक दोस्त था हिमांशु, जो महीने के 90,000 रुपए कमाता था। आर्यन हिमांशु के अंदर एक खास बात यह थी कि उसमें हुनर काफी ज्यादा था और उससे वह हर टाइम काफी कॉन्फिडेंट नजर आता। उसे देखकर ऐसा लगता कि मानो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। ऑफिस में सबसे ज्यादा अगर कोई चिल इंसान था तो वह हिमांशु ही था। अब एक दिन हिमांशु कॉफी लेने के लिए कैंटीन में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि आर्यन किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है। हिमांशु अपनी कॉफी लेकर आर्यन के पास ही बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आर्यन, इतनी गहरी सोच में क्यों हो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर्यन बोलता है कि यार हिमांशु, क्या बताऊं, मैं डर में जी रहा हूँ। डर? किस बात का डर? हिमांशु, तुम्हें तो पता ही है इस कंपनी के जो ओनर हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो छोटी सी गलती पर भी जॉब तक से निकाल देते हैं और भगवान ना करे अगर कभी मुझसे भी कोई गलती हो गई और उन्होंने मुझे भी जॉब से निकाल दिया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए यही इकलौती जॉब है मेरे पास। हिमांशु ने आर्यन को समझाया, आर्यन तुमको पता है मैं क्यों इतना टेंशन फ्री रहता हूँ? क्यों मुझे तुम ज्यादातर चिल मोड में ही देखते हो? क्यों हिमांशु, बताओ मुझे। क्योंकि जिस डर में तुम आज हो उस डर को मैं काफी पहले पीछे छोड़ चुका हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। देखो, तुम्हारे डर की मेन वजह क्या है कि यह जॉब तुम्हारा ओनली इनकम सोर्स है, पर मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने लिए इतने असेट्स बना चुका हूँ कि अब मुझे जॉब सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इन असेट्स की वजह से अब मेरी और भी काफी जगहों से इनकम आ रही है। असेट्स, यह क्या होता है आर्यन? असेट्स वो चीजें होती हैं जो तुमको पैसा कमा कर देती हैं। जैसे तुम्हारे केस में तुम्हारी यह नौकरी। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक असेट है। नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक और असेट है, मेरा बैंक अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर मेरा पैसा हर साल 4% से ग्रो हो रहा है, वो भी बिना मेरे कुछ करे। आर्यन, ऐसा तुमको लग रहा है, पर अगर तुमने अपना बचा हुआ सारा का सारा पैसा बैंक में रखा हुआ है तो वह तुम्हारे लिए एक असेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है जो तुम्हारा लॉस करा रही है। वो कैसे? देखो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन से मैं समझाता हूँ। तुमको तुम्हारा बैंक हर साल 4% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो 1 साल के बाद तुमको उन पर 4,000 मिलेंगे। बट इधर अगर तुम महंगाई को देखो तो यहाँ पर हर साल 7 से लेकर 9% का इन्फ्लेशन आ रहा है। यानी इस साल अगर तुम्हारे जरूरत की चीजों की कीमत 1 लाख रुपए है तो अगले साल तुमको इतनी ही जरूरत की चीजों के लिए लगभग 1,08,000 रुपए चाहिए होंगे। तो अब तुम समझो, इनडायरेक्टली तुम्हारे बैंक के अंदर इन पैसों की वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब तुम ही बताओ हिमांशु, मैं और कौन कौन से असेट्स क्रिएट करूं जिससे मुझे भी तुम्हारी तरह अलग अलग जगहों से रेगुलर इनकम आती रहे। देखो, मैं तुमको वो असेट्स बताता हूँ जो मैंने खुद के लिए बनाए हुए हैं। इन्हीं में से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। मेरे पास अभी के टाइम में 4 असेट्स हैं जहाँ से मुझे या तो रेगुलर इनकम आ रही है या इनकम बढ़ाने के रास्ते खुल रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहला असेट है मेरी एजुकेशन। सालों पहले जब मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे भी इस बात का अंदाजा था कि शायद यह जॉब मेरे फ्यूचर के लिए 100% सिक्योर नहीं है। तो मान लो मेरी भी वही कंडीशन थी जो आज तुम्हारी है, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे यहाँ पर लंबे टाइम तक टिके रहना है तो मुझे अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मेरा सबसे पहला काम सेल्स एग्जीक्यूटिव का था, जहाँ मुझे कंपनी के लिए पर डे के हिसाब से सेल्स निकालनी थी। तब उस टाइम मेरे साथ में जितने भी कलीग्स थे वह सेल्स निकालने के लिए वही पुराने घिसे पिटे तरीके से अपना काम कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर इनको फॉलो करने की जगह अपने नए तरीके बनाए, जिनके लिए मुझे कुछ बुक्स और कुछ कोर्सेज बाय करने पड़े। हाँ, यहाँ मेरा पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन मुझे यह क्लियर था कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आगे चलकर एक असेट की तरह काम करेगा, और सच में ऐसा हुआ भी। उन बुक्स और कोर्सेज को अच्छे से सीख लेने के बाद मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर परसुएशन, स्टोरी टेलिंग, एम्पैथी, नेगोशिएशन,
डेकोरेशन, इन सब चीजों को इतनी सफाई से यूज करने लगा कि सामने वाले के पास कोई रीजन ही नहीं बचता था कि वह क्यों मेरा प्रोडक्ट ना खरीदे। एंड इसी के चलते मैं अपने बाकी सारे कलीग से कई ज्यादा सेल्स निकाल पाता था। मेरा 1 साल के अंदर 3 बार प्रमोशन हुआ था। एंड आज तो तुम मेरी पोजीशन और सैलरी देख ही रहे हो। अभी भी अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए तो वहाँ मैं खुद पर इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं। वहाँ पैसा लगाना मेरी ग्रोथ में ही काम आता है। तो यह मेरा पहला असेट। अगला असेट जहाँ से मेरी इनकम आती है वह है घोस्ट रेंटिंग। आर्यन ने पूछा ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ तुमको यह क्या है। देखो, तुमको भी पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस है, कोई हॉल या कोई घर वगैरह है, तो तुम उसको रेंट पर देकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। पर रेंट पर देने के लिए एक अलग घर खरीदना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास भी फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि 50-60 लाख लगाकर मैं कोई दूसरा घर खरीद सकूं। मेरी तो टोटल सेविंग्स ही कुछ लाख में ही थी, जो मैंने लगभग 2 सालों में जमा की थी। लेकिन फिर भी मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ। पर कैसे? आर्यन ने बड़ी हैरानी से पूछा। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड आज तो हम पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर आ चुके हैं। एंड इसी को देखते हुए मुझे यह सालों पहले ही अंदाजा लग गया था कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होंगे, जगह चाहिए होगी। पर अगेन, हर कोई अपना खुद का घर अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो मेरे और मेरे 4 कलीग्स ने मिलकर 10-10 लाख अरेंज किए एंड 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में एक जमीन लेकर उस पर 5 मंजिला फ्लैट तैयार करवा दिया। यह फ्लैट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो उसके हमने एक फ्लोर को 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट पर देना शुरू कर दिया। अभी लगभग 6 साल बाद मैं उस रेंटल इनकम से 10,80,000 रुपए रिकवर कर चुका हूँ। एंड अगले साल मैं इस फ्लैट के साथ साथ इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर चुका हूँ। फिर इसके बाद इसकी रेंटल इनकम एज अ प्रॉफिट मेरे पास आती रहेगी। तुम यह मानो, मुझे इन 6 सालों में मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 10,80,000 का प्रॉफिट हो गया। इनफैक्ट अब तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई। अब एक बार इमेजिन करो, अगर यह 10 लाख मैंने यहाँ लगाने की जगह सेविंग अकाउंट में रख दिए होते एंड मान लो अगर मुझे उन पर 5% भी इंटरेस्ट मिल रहा होता तो मेरे यह 10 लाख 6 सालों के बाद कंपाउंड होकर 13,38,225 के आसपास बनते। तो इसीलिए यह रेंटल इनकम मेरा दूसरा बड़ा असेट है। मेरा अगला असेट जो मैंने अभी हाल ही में खरीदा है वह एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड वॉच जो कि 5 लाख रुपए की है। आर्यन ने फिर हिमांशु को बोला कि अब यह तुम्हारे लिए असेट कहाँ से हुआ? यहाँ पर तुम तो शो ऑफ कर रहे हो। मेरी घड़ी देखो, 4,000 रुपए की है, सेम चलती है। इस घड़ी को लेने का पर्पस मेरा शो ऑफ करना नहीं है। मेरा सीधा पर्पस इस घड़ी के थ्रू प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, वो कैसे? देखो, मैंने इसको इसलिए खरीदा है क्योंकि यह घड़ी गोल्ड से बनी है और गोल्ड के दाम हर साल 10 से 11% बढ़ रहे हैं। तो इस 5 लाख की घड़ी को अगर मैं अगले 5 साल भी अपने पास रखता हूँ तो उस वक्त मेरी इस घड़ी की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर लगभग 8,42,000 के आसपास होगी। एंड दूसरा, यह एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो काफी कम लोगों के पास मिलेगी, तो इससे इस घड़ी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आर्यन ने हिमांशु से पूछा, एक बात बताओ, अभी तुम्हारी सैलरी 90,000 रुपए है, 15,000 तुमको रेंटल इनकम आती है, टोटल 1,05,000 रुपए। इनमें तुम घर के खर्चे निकालने के बाद भी बहुत पैसे बचा सकते हो। बट इससे पहले जब तुमको रेंटल इनकम नहीं आती थी तो तुमने 10 लाख रुपए 2 साल में जमा कैसे कर लिए? तुम घर का खर्च कैसे उठाते थे? और पहले तो तुम्हारी सैलरी भी कम थी। इस पर हिमांशु ने जवाब दिया, तुमने सही कहा, तुम्हारा यह सोचना एकदम सही है, क्योंकि अभी तक मैंने तुमको अपने सारे असेट्स नहीं बताए। देखो, उस टाइम मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपए थी एंड इसके अलावा मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं था। पर जैसा कि मैंने तुमसे कहा, सालों पहले तुम्हारी तरह ही मेरे मन में भी यह डर था, यही माइंड में चलता रहता था, बस यही इनकम सोर्स है मेरे पास, किसी वजह से अगर यह बंद हो गई तो क्या होगा। बट क्योंकि मैं खुद को एजुकेट करने के लिए अलग अलग बुक्स खरीदता था तो वहीं से मुझे असेट बिल्डिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मैंने फिर बिना ज्यादा फालतू खर्च किए इसकी तैयारी जॉब लगने के दूसरे साल ही शुरू कर दी थी। मैंने जैसे तैसे उन 1-2 सालों में 3 लाख रुपए इकट्ठा किए एंड अपने किसी जानने वाले से एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया। यह मैंने पर्पसली किया था क्योंकि मेरा एक पड़ोसी था राहुल नाम का, जो कि उस समय बेरोजगार था, पर वह ऑटो चलाना जानता था। तो उसे मैंने अपने
इस ऑटो को रेंट पर चलाने के लिए दे दिया। वह मुझे हर दिन के हिसाब से 700 रुपए देता था, जो महीने के बनते थे लगभग 21,000 रुपए। हालांकि बीच बीच में उस ऑटो के अंदर कुछ एडिशन खर्चे भी होते थे, बट फिर भी मेरी बिना किसी इन्वॉल्वमेंट में ऑन एन एवरेज 18,000 रुपए तो वहाँ से कमा ही लिया करता था। तो उस टाइम मेरी एक महीने की कमाई 50,000 नहीं बल्कि 50 + 18 68,000 थी, जिसे मैं इतने कम टाइम में काफी पैसे सेव कर पाया। वैसे आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट पर 2 ऑटो चल रही हैं, जिनका पर डे रेंट बढ़ाकर मैंने 1,000 रुपए किया हुआ है। तो एडिशनल खर्च काट पीट कर मैं ऑन एन एवरेज मंथली वहाँ से 50,000 रुपए निकाल रहा हूँ। अब ओवरऑल इन सब एसेट्स का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मंथली कमाई 90,000 नहीं बल्कि 2 लाख के आसपास है, और वह भी अलग अलग जगहों से। एंड आगे यह कमाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से मैं तुमको इतना चिल दिखाई देता हूँ, क्योंकि देखो अगर हमारे माइंड में यह होता है कि हम फाइनेंशियली सही कर रहे हैं तो आधा टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ये सुनकर आर्यन की आंखें खुल गई। उसने भी तभी ये सोच लिया कि पैसे बर्बाद करने की जगह असेट्स बनाने पर ध्यान दूंगा। तो फ्रेंड्स, पैसे बर्बाद करने की जगह अगर उसको सही जगह में लाकर उससे असेट्स क्रिएट किए जाएं तो ऐसा करना आपको फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ज्यादा ग्रो करवा सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।